बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और आज हम हमारे टॉपिक जितने भी हैं वो हम ख़ास तौर पर डिज़ाइन करके लाएं आपके लिए, आपकी सेफ़्टी के लिए। आज हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो माहिरीन आएंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, वो सारे के सारे आपकी सेफ़्टी के रिगार्डिंग बात करेंगे, आपकी सेहत के रिगार्डिंग बात करेंगे। ऑल्दो सब कुछ कर रहे हैं, इसके अलावा हट के हम कुछ नहीं कर रहे। ना ही मैं अपने मॉर्निंग शो में किसी की शादियाँ कराती हूँ, ना मैं कोई नाटक करती हूँ, ना मैंने कोई फिल्मबाजी अपने इस मॉर्निंग शो पर शुरू की है। हमारा मकसद यही है कि हम आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सेहत के लिए और आपके बच्चों के लिए और आपके फ्यूचर के लिए किसी भी तरीके से आपको गाइड कर सकें, तो फिर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे और कुछ माशरे में इज़्ज़त भी हो जाएगी। तो इस तरीके के काम करने के लिए हमने पूरा मॉर्निंग शो प्लान किया। इसी तरह आज का जो टॉपिक हमने डिज़ाइन किया आपके लिए वो है आपकी सेफ्टी। आपकी सेफ्टी किस तरह से कि जब आप बाहर निकलते हैं, ख़ास तौर पे मेरे वो भाई हज़रात जो बाइक पर होते हैं, ठीक है। और बाइक पर मोस्टली क्या होता है कि सुबह सुबह के टाइम पे तो वो अपने बच्चों को भी स्कूल ड्रॉप कर रहे होते हैं, काम पे भी जा रहे होते हैं। कुछ ऐसी बहनें भी हैं जिनकी उनको कॉलेज छोड़ना पड़ता है, यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ता है, और कोई ऐसी उनकी बेगमात भी होती हैं कि उनको बाइक पर कभी कभी उनके किसी क्लिनिक में छोड़ना पड़ता है। कोई डॉक्टर होती हैं, कोई कुछ होती हैं, तो कोई ना कोई अगर अपने शोबे से काम करे तो मेरा भाई जो है वो उसमें प्रॉपर ड्यूटी दे रहा होता है, क्योंकि बाइक जिसके पास है तो वो गाड़ी वाला ही काम करता है। मतलब सवारी, चाहे आपके पास गाड़ी है, चाहे आपके पास बाइक है, चाहे आपके पास साइकिल है, बट ये सवारियों का काम करता है। मगर मैं आपको बताऊं, इन सारी चीज़ों के साथ साथ ना ये इन चीज़ों में होते हैं हादसे, और बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं, कोई आम हादसे नहीं होते। मैं पिछले दिनों की बात बताती हूँ। हमारे शो पे एक वार्डन आए थे, ट्रैफिक वार्डन, और उन्होंने बताया कि एक भाई जो थे वो अपने बच्चे को सुबह सुबह स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे, और वहाँ पर एकदम से पीछे जो है वो बच्चा बाइक से गिर गया। और जैसे ही गिरा तो भाई ने बाइक रोकी, और रोक के तो अपने बेटे को ऐसे देखने की कोशिश की, उससे पहले जो है ट्रॉला उस बच्चे के ऊपर से गुजर गया, जो बच्चा गिरा था बाइक से। तो ऐसे इतने सारे हादसा होते हैं। मतलब जैसे कोई भाई जा रहा है एकदम से और एक साइड से किसी ने कोई कट मारने की कोशिश की, या कोई एकदम से खड्डा आ गया और वो बंदा जब गिरा है, कोई जंप आई है, तो सबसे पहले सर खुल जाता है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, अभी ईद पे मेरे घर का हादसा क्या हुआ। मेरे पास हमारे जो स्टाफ हैं, जिसमें जो हमारी अज़रा बाजी हैं, हमारे नूर भाई हैं, उनके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ। बस अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी बचा ली। दोनों मियाँ बीवी छुट्टी पे जा रहे थे क्योंकि ईद का टाइम था, तो चांद रात के 3 बजे रात को वो लोग निकले। अब रात में क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा भी होता है, मैं ऑल्दो उनको मना भी करी थी कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें या फिर ईद की नमाज़ पढ़ें, और ईद की नमाज़ पढ़ के सीधा सीधा आप चले जाएँ, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहीं जाके ईद की नमाज़ पढ़ूंगा। तो 3 बजे निकल गए। अब फिर क्या हुआ कि एक खड्डा आया अंधेरे में, उनको पता नहीं चला। एबीसीना हॉस्पिटल के पास जो है उनकी बाइक, वो तो वैसे ही के वैसे ही रहे, मगर उनकी बीवी उछल के गिर गई, और जब वो गिरी तो उनका सर पूरा का पूरा खुल गया और ऐसे उनके स्टिचेस आए, वो बेहोश हो गई। बड़े सारे ऐसे हादसा। तो इस तरीके के जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो सेफ़ नहीं होते। अभी तक उनकी आंख के नीचे निशान है। और अच्छा, औरतें भी आजकल बाइक चलाना शुरू हो गई हैं। अब औरतों की क्या सेफ्टी है जब वो बाइक चला रही हैं, किस प्रिकॉशंस के साथ चलाना चाहिए, किस किस्म के हेलमेट्स होते हैं, और मोटरसाइकिल चलाते वक्त हमें कितना ज़रूरी है कि हम हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी करें, या फिर जस्ट ओके विद दैट। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज़ जो समझ नहीं आती वो ये कि जब आप तो बाइक चला रहे हैं, मगर आपके पीछे जो बंदा बैठा है, क्या उसको भी हेलमेट की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत? इन सब बातों को जानने के लिए आज मैंने हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं, बाइकर्स हैं, उनको यहाँ पर दावत दी है। हमारे पास हैं फैसल खालिद और हसन अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप हसन? ठीक है। फैसल, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। वेलकम। अच्छा, मुझे बताइए कि बाइकर्स हैं आप, ठीक है, कब से चला रहे हैं बाइक्स? अराउंड अब तो 25 ईयर्स हो गए हैं। एज 38 ईयर्स का मैं हो गया हूँ। और आपको पता है कि हम लाहौर से हैं, और बचपन से ही बाइक चलाने का एक शौक़ भी होता है। पहले बाइसाइकिल से स्टार्ट करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाइक और फिर कार पे आते हैं। और टाइम आप जैसे लोग तो बाइसाइकिल पे भी बैठ के ना तो ऐसे ही करते हैं, है ना? बस वो एक बचपन से ही शौक़ रहा इस चीज़ का, 2 व्हील्स का। तो बाइसाइकिल के बाद अब जो फेवरेट सवारी अभी तक है वो बाइक ही है। केड़ी बाइक तुसी चलांदे हो? ते हैवी बाइक चलांदे हो या फिर इसके अंदर जो पाकिस्तान की कौमी बाइक है 70, उसके बाद 125 पे कन्वर्ट हुए, शिफ्ट हुए,
और अब जो चला रहे हैं वो एडवेंचर बाइक एक्चुअली। एडवेंचर बाइक, ये कौन सी बाइक? ये एडवेंचर बाइक उस कैटेगरी में आ जाती है जिसके ऊपर आप ऑफ रोडिंग पहाड़ों पे या लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं। अच्छा। और स्पोर्ट्स बाइक जो आप सुपर बाइक की बात करें वो स्पोर्ट्स बाइक की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो हम लोग एडवेंचर बाइकर हैं, हम लोग ट्रैवलर्स हैं और हम ट्रैवल करते हैं। अच्छा, ये 1 2 3 4 किस्म के ये हेलमेट्स हैं आपके, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन सा हसन आप मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, ये वाला हेलमेट किस लिए होता है? आइए। अच्छा, अब सबसे पहले इस हेलमेट से शुरू करते हैं। हाँ। ये हेलमेट आप देखते हैं ओपन हो जाता है सामने की तरफ। ठीक है। अक्सर लोग इसे कहते हैं डॉल्फिन वाला हेलमेट। हाँ, डॉल्फिन वालों को आपने देखोगे राइडर्स। अच्छा, अब इसका पर्पस ये है कि ये हेलमेट है जो आपका डे टू डे यूज में, कि आप किसी शॉप पे भी जा रहे हैं, आपने हेलमेट पहना हुआ है, आप ऐसे ही ओपन करें। अब जिस तरह ये देखें, इसको मैं पहनता हूँ तो मुझे उतारने की जरूरत नहीं है बार बार। ये देखिए, ये मैं इसी तरह ऊपर करके किसी से बात, ये अक्सर आपने वो देखा होगा डॉल्फिन राइडर वगैरह के पास भी वो ये यूज करते हैं, ये हेलमेट होता है। लेकिन इसमें ये है कि ये देखें, ये जब क्लोज हो जाता है तो ये एक प्रॉपर हेलमेट, ये इसके लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर हेलमेट की तरह। एक आपने देखा होगा जो अक्सर वार्डन वाला हेलमेट जिसे कहते हैं, ठीक है, वो आपने देखा होगा कि नीचे से ओपन होता है। हाँ। उसमें प्रोटेक्शन नहीं है आपकी चिन, वो अच्छा वो नहीं है, वो मैं नहीं रेकमेंड करता। वो उसमें सामने ग्लास होता है, चिन की इसमें है, इसमें बिल्कुल। अच्छा, इसको एक बार खोलिएगा, मैं एक और चीज देखना चाह रही थी। ये जो सर पे इतना हैवी और फोमिंग ये सब कुछ हुई हुई, ये दिखाइएगा जरा स्क्रीन पे। ये बेसिकली इसकी पैडिंग होती है। ये किस लिए होती है इतनी? ये इसकी आपकी देखें, इसके नीचे एक और लेयर है प्रोटेक्शन की। ये देखें, ये हार्ड पैडिंग है। What is it for? This is for protection basically। अच्छा, यही आपको प्रोटेक्ट, हेड इंजरीज ये के आपके लिए शॉक रेजिस्टेंस इसी की वजह से आती है। हाँ, अच्छा, मतलब कि आप गिरते हैं और आप फिर भी कॉन्शियस रहते हैं, तो उसकी वजह यही है कि इसमें पैडिंग मौजूद है। अच्छा, दैट्स नाइस। लेकिन अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप यकीन करें, मैंने देखा कि मिट्टी भी लगाई हुई है इसके अंदर। 300-400 हेलमेट बनाए हुए, प्लास्टिक का शेल बना के बीच में मिट्टी से उसका वेट, वो जैसे बच्ची का सर या बच्चे का सर बचपन में पैदा होता है तो बिठाते हैं ना मिट्टी का तकिया बना के, वैसे वो मिट्टी का रेत का बना के अंदर। क्या है, जुगाड़ है हमारे पास पाकिस्तान में किसी भी किस्म की। आप रोड के साइड पे आपको अक्सर नजर आएंगे हेलमेट लिखा है सेल 300-300 रुपए। हाँ, वो जुगाड़ी हेलमेट अंदर वो यही काम। बट यू डोंट रेकमेंड दैट? आई डोंट रेकमेंड, नो मैटर व्हाट। अपनी जान से बढ़कर तो वैसे भी कुछ नहीं है। कितने का कोई आ जाता है ये वाला हेलमेट? उसमें मैं आपको बताता हूँ, आपकी हेलमेट्स की बेसिकली सेफ्टी सर्टिफिकेशन है। ये डॉट एक इदारा है यूएसए में, जो अप्रूव करता है हेलमेट्स को। अच्छा, और ये कितने का कोई आ जाता है ये वाला डॉल्फिन वाला? ये अब इसकी ऑलमोस्ट 13,000 प्राइस है। 13,000। इसमें एक चीज रह गई, वो मैं पूछना चाह रही थी, ये साइड पे क्या है इसमें? आवाज तेज, आवाज कम? ये देखिए, अब ये मैंने डिवाइस लगाई हुई है कि मुझे कॉल आती है, अगर घर वाले कह देते हैं कि दही लेके आओ, तो मैं रुक के फोन नहीं यूज करूंगा बाइक पे। आपके दिमाग की दही जरूर करनी है घर वालों ने ऑटोमेटिकली। अभी निकला नहीं है बंदा, दही मंगा लेना है। अच्छा, तो ये इस पे डायरेक्ट कॉल आ जाएगी? इस पे 4 बेल्स के बाद इसने ऑटोमेटिकली पिक। अरे वाह। मैंने किसी को कॉल करनी, लास्ट कॉल है, ये बटन दबाऊंगा। हाँ। अगर मैंने म्यूजिक सुनना है तो मैं इधर से म्यूजिक प्ले कर सकता हूँ। और फिर इसमें ये देखें, ये 6 बटन आपको नजर आ रहे हैं, आपस में आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये देखें, ओके, ये बटन हैं, ये हम आपस में इंटरकनेक्ट। अब ये देखें, ये मेरा दोस्त है। ये कितने की कोई आ जाती है डिवाइस जो इतना कुछ, ये कॉल शॉल भी क्योंकि अर्जेंट हो जाता है? 5,000 से स्टार्ट होती है और 15,000 तक। अब और ये हेलमेट की कॉस्ट भी नहीं बताई आप? हेलमेट मैंने आपको बताया था, ये वाला 13,500 का आजकल मार्केट में। ऑल दो उसको मिला के फिर ये हो जाता है आपका 18-19 का। अब ये हेलमेट है, ये एक ब्रिटिश हेलमेट है। ये इसके पीछे आपको एक स्टिकर नजर आ रहा है, ब्रिटिश मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स, ये ब्रिटिश अप्रूव्ड। और ये किन किन कामों के लिए है? ये बेसिकली थोड़ी अपर कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद स्पोर्ट्स बाइक्स पे अगर आप आते हैं, तो जरा फास्ट बाइक्स हैं, तो उसमें आपके पास इतना होना चाहिए कि ये ना हो कि हवा से शीशा खुल जाए। अच्छा, ये बाइसाइकिल्स में भी लोग पहन रहे होते हैं, ये वो वाला? वो और चीज है, वो हाफ होते हैं, वो ऊपर सिर्फ आपको स्कल की प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छा, वो ये वाला नहीं, वो ये चीज नहीं। ठीक है, वो लुक आपको जरूर वैसी लग रही है, जरा शार्प सी, उसकी भी इस तरह की होती है, लेकिन नहीं, वो चीज और है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये आपको इसकी क्वालिटी काफी हद तक उससे बेहतर लग रही है। अच्छा, ये जो इतना डार्क एरिया, इसके अंदर से दिखता है इंसान को? अंदर से ये वैसे बेसिकली रात के टाइम मैं नहीं रेकमेंड करता बिल्कुल भी। डे लाइट में ये कि ये धूप है तो प्रोटेक्शन। अन्नी जो हो गई मैं, हाँ जी, कोई है मेरे सामने खड़ा। अब ये देखें, इसमें मैं क्लियर वाइजर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देखें, ये क्रोम वाइजर है, लेकिन इसमें आपको नजर आएगा। अच्छा, इसमें नजर आएगा, इसमें बहुत डार्क का ये पोलराइज्ड ग्लास होता है। अच्छा? इसमें आप देखें, इसमें ये सही है। हाँ, वो भाई सामने सब देख रहे हैं, बेशक आगे से ब्लाइंड कर रहा है, लेकिन ये आपको फील हो रहा होगा कि हाँ, ये सब क्लियर है, ये ठीक है, ये सही है। जबकि ऊपर से इसका भी वैसे शाइनी ग्लास, इस पर्पस के लिए ये क्लियर वाइजर होता है, और उसके अंदर से ये आपके ग्लासेस डार्क के लिए कि अगर आप धूप पे चला रहे हैं और विजिबिलिटी का इशू है
तो आपका ये निकल आता है। डबल वाइजर मींस डबल वाइजर ये मींस जी। एन के जो है सनग्लासेस जी जी सन ग्लासेस और अभी इसमें नाइट टाइम के लिए ये आपका पहन के clear दिखाएंगे visor। सनग्लासेस पर पहनने के बाद कैसे निकलेंगे। जी जी ये तो मुझे समझ आ गई थी। हाँ ये वाली भी अब ये दिखाएं। इसके अंदर भी ऑप्शन है। अच्छा ये अब इसमें आपके पास अच्छा मतलब आपको ब्लैक वाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको नीचे करें तो वो आपके पास वो एक सन ग्लासेस है, ठीक है। मतलब आपको अलग से भी सन ग्लासेस पहनने की जरूरत नहीं, बिल्ट इन इसके अंदर जी जी मौजूद अच्छा है। अब ये जो कोई ऐसे महंगे के बगैर हों जो मेरे भाई हजरात ले सकें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे ऑफिस में भी जो बाइकर तो नहीं है मगर बाइक चलाते हैं, अफोर्ड कर सकें फैमिली के साथ। बहुत से ऐसे मजदूर भाई भी हैं मेरे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको पता है 18,000 15,000 13,000। अब वो रेत वाला भी मैं नहीं कह रही कि जाके वो वाला हेलमेट ले लें, मगर कोई सस्ती कहानी इसके बता अंदर देंगे। जो हम लोग रेकमेंड करते हैं, देखिए जब आपने हेलमेट पहनना है तो उसको सेफ्टी के लिए पहनना है, हमने है। चालान से बचने के लिए या दिखाने के लिए नहीं पहनना। ठीक है। तो जब भी आप लोग हेलमेट खरीदें अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसे भाई ने बताया कि ये जो ब्रिटिश वाला है ये सुपर बाइक्स के लिए है, ये जब आप 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाते हैं तो ये वाले हेलमेट उसके अंदर रिकमेंडेड नहीं होते, वो दूसरे हेलमेट आ जाते ताकि आपकी सेफ्टी उसको अंदर पहले देखा जाए। अच्छा वैसे एक बात मैं कह रही थी कि ये इतने महंगे हैं कि ये ना हो कि आप लोग घर से जो है ना आपकी बेगमात आपको वो गोल वाला पतीला नहीं होता वो पहना के तो 2 सुराख लगा के तो बच्चे के आपको एन के भी ऊपर चिपका के दे दें। हम जुगाड़ी हैं मगर इतने बड़े जुगाड़ी नहीं है, तो खैर हम बाइक जब चलाते हैं तो उसमें हमें सेफ्टी तो ज़रूरत होती है। हल्का फुल्का हल्का अगर हम खर्चा कर लें वो किस तरीके से हम ले सकते हैं, कौन से ले सकते हैं ये भी हम जानेंगे, मगर जैसे बाइक में ब्रेक की ज़रूरत होती है उसी तरह हमारे टीवी चैनल की ब्रेक की बहुत शदीद ज़रूरत है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि बाइक पर आप अपनी सेफ्टी किस तरह से कर सकते हैं हेलमेट के साथ, और साथ साथ हेलमेट की एक और चीज़ होती है वो जो ग्लव्स होते हैं वो भी लेकर आए, मैंने कहा वो दिखा दूँ, वो भी दिखा दें ज़रा साथ साथ। ये वाले जो ग्लव्स हैं ये किस लिए होते हैं और इसकी ये जो उंगलियां बनी हुई हैं ये किस लिए होती हैं, दिखाएं। अब ये एक नॉर्मल ग्लव को इमेजिन करें और साथ ये तो इसको किंग देखें। कॉन्ग के ग्लव्स हैं। कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा हाँ ये जगह पे बहुत ज़्यादा। बल्कि आप इसको पहन के देखें आपको फील होगा खुद। ये क्या है? ये बेसिकली अल्लाह ना करे आप गिरते हैं, सबसे पहले जो चीज आपकी रोड के साथ लगती हाँ ये जख्मी होती है है ना। उसके बाद ये नाखून आपके। हाँ ये देखें आज जब मैंने ग्लव नहीं पहना होता तो मैं अपना नाखून भी जख्मी करवा के आते हुए। तो भाई तो वो ख्याल किया करे ना, पहना करे ना। क्या आप लोगों को समझाने आए तो खुद नहीं पहन कर है कि गलुई। देख ले इसमें जब भी आप गिरते हैं या आप ऐसे गिरते हैं या फिर ऐसे, तो अगर आप उसकी सामने सेफ्टी के गिरो। लिए ये जगह भी हाँ ये दो छिल जगह- जाता है ना। जी हाँ और बैक साइड से लेकिन आप यूं गिरेंगे आप बचाएंगे भी तो ये जगह, ठीक अगर है, यूं छिलेगा गिरेंगे नहीं। तो ये हाँ हाँ जी। अच्छा कम से कम नुकसान होता है, सेफ्टी का ये फायदा है। उंगलियां ये जी, सब जी। बच जाएंगे। जिस तरह हम लोग वैक्सीनेशन या इंश्योरेंस करवाते हैं, इसी तरह ये हमारी वैक्सीनेशन या इंश्योरेंस है। हम फ्री माइंड के साथ बाइक चला रहे होते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई हादसा आ जाता है, जिस तरह फैमिली के साथ जा रहे हैं आप बता रही हैं, कोई हादसा हो जाता है तो उसके अंदर हम खुद भी बचते हैं और अपनी फैमिली को भी बचाते हैं। मुझे जल्दी जल्दी ये आगे भी बता दें चीज़ें कि कौन से हेलमेट जो हैं वो ख़रीदे जा सकते हैं जो आम मेरे भाई हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते मगर उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो अफोर्डेबल कोई जगह बता दें, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, जो जो आपको नॉलेज का पता और प्राइस भी। अच्छा अब 300 वाला हेलमेट तो आप उसको किसी Not कैटेगरी में recommended। वो तो रद्दी में डाल दें, अभी डाल दिया, उसको रद्दी में डाल डालें, दें। ठीक है। अब बात शुरू होती है कि सबसे पहले एक वो बेसिक एक अनब्रेकेबल ABS प्लास्टिक उसे कहते हैं, वो ब्रेकेबल इतनी आसानी से नहीं ठीक होता। है ठीक है कुछ हद तक जितनी एक आम यूजर ने 40 50 60 की स्पीड पे बाइक चलानी है ठीक वो आपको काफी हद तक प्रोटेक्शन दे देता है। अच्छा इस तरह की बॉडी होती है हैवी। शक्ल आपको वो कुछ सिमिलर ही नजर आएगी, मतलब बड़ा बेसिक सी शक्ल होगी इसकी, लेकिन वो ये है कि आपको एटलीस्ट इतनी प्रोटेक्शन दे देगा कि क्वालिटी आप वाइज अपने आप को इतना सेफ रखेंगे किसी मेजर वो इंजरी कितने का आएगा? तकरीबन 2 से 3,000 के बीच में। नॉट बैड नॉट बैड, ये तो मतलब हर बंदा पाकिस्तान अफोर्ड कर मार्केट में आ सकेगा। गए हैं, बन भी पाकिस्तान में रहे हैं ठीक और है। ऐसी आइटम्स आ गई हैं और मार्केट उसमें इतने फैशन के वो चीजें नहीं होंगी मगर एटलीस्ट सेफ्टी आपकी होगी। एटलीस्ट इतनी होगी कि आप किसी बड़े नुकसान से ओके और उसकी ये उसके अंदर ये चीजें भी होंगी सब कि कुछ निकाल के होगा, वॉशेबल जैसे ये वॉशेबल नहीं होगी लेकिन वो इतना होगा कि आपका काम चला। कहानी चल जाएगी। ये हेलमेट को भारी देखिए आप इसलिए दिखाया दिखाया लेते हैं ना जाता 2 से 3,000 का, उसमें भी 1 साल चलना है, उसके बाद आपको नया लेना है। नया लेना पड़ता है। अच्छा इतने जो रंग बिरंगी किस्म के हेलमेट्स आ गए मार्केट में, लाल पीले नीले,
तो वो फारिग होते हैं या फिर वो भी ये बहुत अच्छे हेलमेट होते को हैं? जो कलर किया जाता है या कलर दिखाया जाता है वो विजिबिलिटी के लिए होता है कि आप दूर से विजिबल हों। जब भी आपकी सेफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप दूसरे को नज़र आएंगे तो वो आपको बचाएगा, या जिस तरह एक्सीडेंट रेशो कम होगी कि अगर आपने कपड़े ऐसे पहने के विजिबल हैं, वो आपको दूर से जज कर रहा है। तो वो नियॉन कलर्स के भी अच्छे हैं जिसपे जब लाइट जाएगी तो एकदम से वो जो है ना वो शॉप करेगा, ऐसे जैसे खुद एक लाइट चल रही हो हेलमेट की, है ना। तो उसके अंदर विजिबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आप नजर नहीं आएंगे दूसरा आपको एक्सीडेंट होने से बचा नहीं सकता। अच्छा ये बता दीजिए 60 की स्पीड से अगर ऊपर जाते हैं तो कौन सा हेलमेट चलेगा? सबसे पहले तो हमें सिटी में स्पीड लिमिट को ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके मुताबिक चलाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत इंजीनियरिंग होती है और आपकी सेफ्टी के लिए ये स्पीड लिमिट की जाती है। दूसरा, जब आप 60 से ऊपर जाते हैं या स्पोर्ट्स बाइक के लिए आ जाते हैं तो वो आपके मॉड्यूलर की बजाय दूसरे हेलमेट आ जाते हैं। ये इस हेलमेट को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? फुल फेस हेलमेट कहते हैं। फुल फेस हेलमेट, ठीक है। और इसके अंदर हेलमेट लेना एक चीज़ है और उसका यूज़ दूसरी चीज़ है। जब भी आपने हेलमेट लेना उसके कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। सबसे पहले कि वो आपको फिट आए, अच्छा, और उतरे ना। और लाहौर में मुझे आपने जगह बताई थी कि कहाँ पे मिल सकते हैं हेलमेट? जो बेस्ट मार्केट होलसेल मार्केट है हमारे पास, मैक्लोड रोड जो है, मैक्लोड बाइकर्स, वहाँ पे काफी मार्केट है। आप ये कि घूम फिर के जो चीज आपको कंफर्टेबल। अब जैसे फैसल भाई ने एक बात की, तो हेलमेट आपका ना तो बहुत टाइट होना चाहिए और ना तो बहुत लूज। ठीक है, जल्दी जल्दी बता देगा, टाइम बिल्कुल मेरे पास 1 मिनट रह गया है। ये फॉर्म की पैडिंग होती है, ये इसके अंदर आपने अपनी फिटिंग के हिसाब से लेना है, ठीक है, जब भी लेना है। दूसरी चीज इसके अंदर लॉक लाजमी करना है, होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। इसके बगैर जैसे ही आपका कोई भी आपको इंसिडेंट होता है ये गिर जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज हेलमेट को आपने 2 से 3 साल बाद चेंज भी करना है, ठीक है, क्योंकि जब भी आपका हेलमेट। मुझे आखिरी सवाल जल्दी से पहले कि शो खत्म हो जाए, मुझे ये बता दे गर्मियों का हेलमेट और सर्दियों का हेलमेट क्या अलग अलग होता है? क्योंकि मौसम होती है इतनी ज्यादा गर्मी, तो इसमें जब इतनी पैकिंग हुई है तो गर्मी में तो सर गर्म हो जाएगा, पानी इधर से बह रहा होगा। और मेरी बहनें भी जो है ना हेलमेट पहनना शुरू हो गई हैं, अब उनको हेयर स्टाइल भी होता है, काम पे जा रही होती है, जॉब पे जा रही है, तो वो पानी तो नहीं लेके जाती सर पे कि ग्लास पानी। अब मेकअप भी खराब हो जाएगा, कौन सा फिर हेलमेट लड़कियां भी इस्तेमाल करें? 2 सवाल का जवाब आपने जल्दी से देना। अच्छा, अब जैसे कि मैंने सर्दी गर्मी का हेलमेट भी बताना है, बताता हूँ। सर्दी गर्मी वाला हेलमेट भी वाकई होता है। वो हेलमेट ये होता है कि उसमें आप समझेंगे ये चीज नहीं है, बस आगे शीशा है। ओके, दैट इज फॉर द गर्मी, दैट इज फॉर द गर्मी बेसिकली, लेकिन इट्स नॉट दैट सेफ। ओके, बट क्या करें, गर्मी भी तो देखनी है, क्योंकि बंदा गर्मी से भी बच जाएगा। जी, लड़कियों वाला हेलमेट भी बता दे जिसमें मेकअप खराब ना हो। अच्छा, वो भी बेसिकली वही हेलमेट है काफी हद तक। जो ओपन फेस आपको मैंने बताया, उसमें ये चीज आप वो मैं नहीं लाया क्योंकि मैं उसको प्रमोट नहीं करता, वरना वो भी मैं ले आता जरूर। अच्छा, मेरी बहनें चला रही हैं आजकल, उनके लिए भी चाहिए ना, क्या लेकिन वो ना होने से बेहतर अगर आप गर्मी के जैसे हेलमेट नहीं मैं आपको बताऊं आपके जवाब का, फिर मुझे एक ही, आप क्योंकि जब प्रमोट ही नहीं कर सकते तो जबरदस्ती मैं क्यों प्रमोट करूं? आप जो है ना मेकअप ऑफिस में जाके कर लिया करें, 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट पहले पहुंच जाएं, 5 मिनट का मेकअप मारें और बस आप रेडी, मगर अपनी सेफ्टी पहले देखें। थैंक यू सो मच, इतना सारा कुछ आपने आम भाई के लिए जो सब कुछ बता दिया ना, तो बहुत हमारे लिए मदद हुई है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप अपनी हिफाजत कीजिए, हेलमेट पहनिए, और कौन कौन से हेलमेट पहनने, किस मौसम के पहनने, किस तरीके के पहनने, किस टाइप के पहनने, कौन सा रंग बिरंगी पहनने, किस जगह से लेने, वो सब कुछ आपको पता चल गया है। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा, और अभी एक बहुत स्पेशल गेस्ट से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। आपको लगता है कि जो स्पेशल गेस्ट होते हैं क्या वो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, क्या वो स्टार्स होते हैं, क्या वो जो ड्रामे में आते हैं वो होते हैं, एक्टर्स होते हैं, क्या वो जो मॉडल्स होते हैं वो होते हैं? होते वो भी स्टार्स हैं, मगर टीवी की स्क्रीन के लिए, वो स्क्रीन के लिए जो रियल नहीं होती, वो जिसको ड्रामा लिख कर दिया जाता है। एक ड्रामा निगार आपको लिखता है पूरी स्क्रिप्ट और उसके ऊपर अदाकारी करने वाले को आप स्टार बना रहे होते हैं। मेरी नज़र में स्टार ये शोबिज़ नहीं है, मेरी नज़र में ये टीवी के एक्टर्स, मॉडल्स, फिल्म स्टार्स नहीं है जो झूठे स्टंट टुसन मार के तो लड़की को बचा लेते हैं। नहीं, मेरी नज़र में वो रियल स्टार है जो रियल लाइफ में कुछ करके दिखाते हैं, और वो आपके सामने एक ऐसी मिसाल बनते हैं कि जिनको देखकर आपका दिल करता है कि यार मैंने ये बनना है। और मुश्किलें ना, मैं आपको बताऊं, इंसान को रोक नहीं सकती। अगर आप डटे रहें, जमे रहें, पुख्ता रहें, आपके इरादे मजबूत हों, और आपके पास ऐसी एक ताकत, मुझे लगता है अल्लाह ताला दे देता है, आपके अंदर एक ऐसी पावर आ जाती है, आपकी एक ऐसी सोच हो जाती है कि सब कुछ आपका तब्दील हो जाता है। आपको सामने आमने पीछे कुछ नहीं दिखाई देता है सिवाय अपने तकवे के, अपने ईमान के, अपनी पुख्तगी के और अपने फ़ैसलों के, और आप अटल हो जाते हैं और आप अपना रास्ता आसान कर लेते हैं। और उसी रास्ते पे फिर
मंजिल मिल जाती है उसी को जो अपनी मंजिल को तलाश करता है। तो हमारे पास एक इसी तरह की सेलिब्रिटी है, इसी तरह की हीरो है आज हमारे पास, वो है सुमेरा बाजी तंदूर वाली। क्या बात है जी, सुमेरा बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? अल्लाह का शुक्र। सुमेरा बाजी, मैंने अभी तो आपका इंट्रोडक्शन वो जो एक होता है ना तरीके से वैसे दिया ही नहीं है, वो इंट्रोडक्शन मुझे लगता है सबसे पहले और सबसे अच्छा जो है वो आप खुद दे सकती हैं। पहले तो मुझे बताएं अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी, ताकि जितने भी मेरे देखने वाले लोग हैं वो आपके ज़रिए कुछ ना कुछ कर सकें जैसे आपने किया है। जी जी जी। मैंने स्टार्ट किया 10 साल हो गए। वैसे तो जब एक औरत की शादी होती है ना, जिम्मेदारी तो उस पर तभी पड़ जाती है, ऐसे ही है। और वो उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते ना खुद को भूल जाती है। तो ये सुमेरा तंदूर वाली कब बन गई है, जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते पहले घर से निभा रही थी, अच्छा। ससुराल में आके। तो फिर 10 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए, अच्छा और घर में बहुत क्राइसिस हो गए, अच्छा। और अब आपको पता है अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, और सभी मसले मसाइल के साथ कोई भी नहीं किसी का कितने साथ बच्चे- देता, बहुत कितने मुश्किल बच्चे थे है। आपके? मेरे 3 बच्चे थे। बच्चे मेरे पढ़ रहे थे जब पोजीशन- आपने शुरू किया? जी बिल्कुल, पोजीशन होल्डर थे और हमेशा फर्स्ट आए थे। बेटा माशाल्लाह। मेरा हाफिज़ कुरान था, 10 साल की एज में ही फर्स्ट किया मेरे बेटे ने फर्स्ट पोजीशन में। हाँ और बेटी मेरी, एक मेरी बेटी है दुआ तारिक, माशाल्लाह। और बेटा मेरा हाफिज़ मदनी है, हाँ। और छोटा बेटा फैजुल मक्की है। वाह। तो उनको तो क्या पढ़ा रही ऐसा थी क्या साथ हुआ, साथ। बच्चे भी थे, मियाँ भी थे, फैमिली भी थी, ससुराल भी था, सब कुछ था, फिर ये सुमेरा तंदूर वाली कैसे बनी? बस वो ऐसे बन गई कि हमने अपना नहीं सोचा ससुराल में। मतलब एक जिम्मेदारी होती है ना, जो जब शादी होके आती है, आपको पता है जिम्मेदारियाँ साथ ही होती हैं। मेरे ससुर नहीं थे तो जिम्मेदारी हमारे पे सब थी, शादियाँ करने वाली थी, देवरों की, उनको पढ़ा रहे थे। मेरा छोटा देवर ना 8 क्लास में पढ़ता था जब मेरी शादी हुई है। उसको अच्छा। हमने MA करवाई इंग्लिश में, MA, और काफ़ी उसको वकील भी बना, गवर्नमेंट की अब जॉब कर रहा है। इस तरह काफ़ी जिम्मेदारी बन के आपने जी, नन जिम्मेदारियाँ ली। की शादी की, देवरों अच्छा। की शादी की, उनके लिए घर बनाए, वाह। काम करके मेहनत करके उनका सब कुछ हुआ। लेकिन जब अपनी बारी आई तो काफ़ी मसले मसाइल हो गए, आपको पता है। फिर और जो पैसे होते हैं वो फिर जो बड़ा घर का सर बड़ा होता है तो फिर इधर कुछ नहीं रहता। बस हाँ। वो हमने यही सोचा था कि चलें ये सारी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे तो बाद में अपनी बारी बच्चों की, जी। तो फिर अपने लिए कर लेंगे, रख लेंगे। अपने लिए कुछ ना रखा, कुछ ना जोड़ा, कुछ ना सोचा। मगर मैंने देखा है कि जब किसी के लिए कुछ करें ना तो रास्ता अपने लिए खुद ब खुद बिल्कुल ऐसी निकल ही है, आता बिल्कुल ऐसी है। और मैंने हमेशा अल्लाह पे छोड़ा है, हाँ। और अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ पैदा की हैं। तो फिर ये कैसे शुरू हुआ? ये फिर मैं तंदूर आपको का बता रही business? जी, वो ना किराए सास फौत हो गई बाद में, जब सारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई उसके बाद सास फौत हो गया अचानक। अच्छा। फिर वो सारे मसले मसाइल आ गए बहुत ज़्यादा। हमारे पास कुछ था नहीं, ना कोई चीज़ ना मियाँ कुछ। भी बीमार थे, जी, मियाँ बच्चों भी की बीमार थे। जिम्मेदारियाँ, इस तरह पढ़ाई। फिर हमें बस अलहदा हो गए, मतलब हाँ। कुछ भी नहीं हाथ में। हाँ। और मियाँ परेशान, और उस पर वो मुझे भी ये कह रहे हैं कि हम ना मेरे पास सेहत है, ना घर बार है, ना कोई, वो शॉप उसकी जर्द में आ गई, ये पुल बने ना उसकी जर्द में आ गई। अच्छा। तो वो सब मसले मसाइल क्राइसिस हो गए। तो उसके बाद फिर मैंने कहा आप हिम्मत नहीं आ रहे, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से कर कर आके एक शॉप रेंट पे ली, तो वो अपने मियाँ को करके दी। बेटा छोटा था, पढ़ रहा था साथ, और साथ बाप के साथ काम करवाता था। हाँ। फिर आके बेचारे कितने ने रेंट पे ली थी शॉप आप? शॉप हमने, बस आपको क्या बताएं, रेंट बढ़ता रहता है। हाँ। तो किस चीज़ की शॉप लेके? मैंने ये नान रोटी की शॉप ना, इसी की शॉप? हाँ जी, अच्छा, इसी की अच्छा, पहले अच्छा। रेंट पे शॉप ली, फिर ठीक है। उसको बनाया, उस पर किया, अच्छा। सेट किया, और मियाँ को बिठाया। लेकिन मियाँ बीमार, एक तो वो क्राइसिस टेंशन उससे हुए कि बाप बन के सारी जिम्मेदारियाँ निभाई, अब हमारी बारी आई, ये क्या हो गया हमारे साथ। trauma वो उन्होंने ले लिया, दिल छोड़ ज़्यादा दिया। depression में चले हाँ जी, गए। वो पहले मेहनत कर करके बीमार हो चुके हुए थे, वो जब ये हालात हुए तो उन्होंने दिल छोड़ दिया। जब उन्होंने दिल छोड़ दिया तो मुझे बड़ा मसला हुआ, लेकिन अल्लाह के शुक्र में हिम्मत नहीं हारती। हाँ। मैंने अल्लाह पे तवक्कल करके ना, तो मैं कोशिश जारी रखती हूँ कि अल्लाह पाक कहीं से कहीं सबब ज़रूर लगाएगा हमारा। बच्चे छोटे थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे, उनकी भी मुझे फ़िक्र थी कि ये पढ़ जाएं, कोई अच्छे शहरी बन जाए, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, माँ की तो यही दुआ है। दुआ होती है। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की। फिर 8 में बच्चे ने 8 के पेपर इसी तरह ही दिए माशाल्लाह। दुकान पे बैठ के 12 बजे शॉप बंद करके आना, उसने थोड़ा सा पढ़ना, और बेचारे ने पेपर देने चले जाना। फिर भी सेकंड आ गया माशाल्लाह 8 में भी। फिर इस तरह 9th में भी बेटी को पढ़ा रही थी, सेकंड तक लेके गई बेटी को भी। हाँ। 3 कोर्स कंप्यूटर के करवाए बेटी को, डिप्लोमे लेके दिए, और एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स होता है वो भी उसे कराया। लेकिन
लेकिन जब मैं फिर शॉप पे चली गई ना, फिर पीछे से मुझे बेटी की फिक्र थी बहुत। आपको पता नहीं ये माशरा एक लड़की को अकेला नहीं, ये 10 सवाल जोड़ देता है एक लड़की के साथ। फिर मुझे क्राइसिस हो गए, तो मैंने उधर मैं शॉप पे होती थी, मैंने 22 घंटे ड्यूटी दी है, 23 घंटे। मैं सुबह 5 बजे जाती थी, रात को 2 बजे घर आती थी तंदूर पे, और बहुत स्ट्रगल में लकड़ियाँ जलाई। जब लकड़ियाँ जलाती थी तो कस्टमर नहीं होता था, जब कस्टमर आता था तो लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी होती थी। बहुत समझ मैंने नहीं आ रहा। बहुत और फिर मैंने रोना भी नहीं। मैंने कहा अगर मैं रो पड़ी तो मेरे बच्चे और मेरे मियाँ का क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा फिर। क्योंकि एक मेके से सपोर्ट होती है, तो मेरे वालिदैन भी इतने नहीं थे कि वो मेरी सपोर्ट कर सकते। तो जहाँ तक हो सकता था उन्होंने की थी, लेकिन बाद में वो भी नहीं इतना कर पा रहे थे। नहीं कर पाता ना कोई अपनी औसत के हिसाब से। और सब ने ही साथ छोड़ दिया, और हमने सबका साथ दिया, लेकिन जब फिर सब ने हमारा साथ छोड़ दिया तो मेरे मियाँ बहुत परेशान, ये कहीं मैंने खुदकुशी कर लेनी है, तुम चली जाओ, तुम बच्चे ले जाओ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अब कुछ नहीं हो सकेगा। इनको ब्लड बहुत आता था, वोमिट होती थी उसकी। फिर मैंने बड़ी हिम्मत की, मैं शॉप पे कुछ चली गई, भी उनका उनकी इलाज भी, दवाइयाँ। वो भी अखराजात फिर को। आपको पता है मैं बड़ी खुददार औरत हूँ, अल्लाह से मांगती हूँ, अल्लाह से तवक्कुल रखती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला जो बंदों के दिलों में डाले और बंदा खुद कहे ना, उसमें इज़्ज़त है। अगर खुद जाके कहो तो उसमें ज़िल्लत है। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा एहसास होता था और ख़्याल था इस चीज़ का भी। फिर बहुत क्राइसिस आए, बहुत। फिर मैं शॉप पे गई, मैंने खुद संभाल लिया। पहले दिन गई, दूसरे दिन गई, लोगों ने मुझे परेशान किया। मतलब जो आसपास के लोग थे वो कहना शुरू हुए, आप क्यों आई हैं बीबी, घर चलो, आपका क्या काम तंदूर पे, ये क्या तमाशा, हाँ, औरतें ये तंदूर क्या पे कर बैठी, रही हैं मोहल्ले आप, वाली की हाँ जो जी, बातें शुरू हो ये जाती हैं, वो। मोहल्लेदारी। फिर वो हालांकि एक कमिश्नर थे अंकल, वो मेरे उधर कस्टमर थे, मेरे कमिश्नर थे हालांकि अंकल, इतना पढ़े हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे आकर कहा, फिर मैंने उनसे कहा अंकल आपने देखे जब बेनज़ीर का दौर था, आप लोगों ने उनको वोट डाले, वो भी एक लेडीज़ थी, औरत थी, आपने उनको सपोर्ट किया तो वो वज़ीर आज़म बनी, और कितना अच्छा बनी। तो अगर आप मुझे सपोर्ट कर दें, मैं बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने आई हूँ और अपनी मियाँ के लिए आई हूँ मेहनत करने, तो मैं आप लोगों को तंग नहीं करूँगी, आपको पता चल जाएगा मेरा। फिर इसी तरह सिलसिला चलता गया। की तो बनती है ना छोटी सी। बहुत पहले शुक्रिया मुझे तो आपका। यहाँ तक आपकी हिम्मत देख के उफ, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत शुक्रिया क्या आपका। हिम्मत वाली है। और ऐसे रोंगटे खड़े हो गए मेरे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, क्योंकि मैं अजीब सा ना फील में चली गई। मैं कुछ आपसे पर्सनल बातें भी करना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर आगे क्या हुआ? लोग आपको छेड़ते भी थे, तंग भी करते थे, ताने भी देते थे, आवाज़ भी कसते थे, आपके उस तंदूर पे आते भी नहीं थे कि भाई ये औरत है तमाशा लगा के बैठी है, इसके पास क्या जाना, कोई मर्द हो तो तंदूर के पास जाए, ये क्या तरीका था? जी। एक औरत रिस्क हलाल कमा रही है, मेहनत करिए, काम करिए। मैं तो कहती हूँ कितने वो लोग जो बैठ के रोटी खा रहे हैं, ठीक है, दूसरे कमाने वाले, और सारे के सारे घर पे बैठ के रोटी खा रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि एक औरत अपनी परेशानियों से भागी नहीं, डरी नहीं, घबराई नहीं, काम कर रही है, मेहनत करी। तो मैं कहूँगी बगैर तो तुम लोग भी घर से निकलो, काम करो, मेहनत करो, काम तो करो। वो औरत काम करी। और आज के हमारे माशरे में ना एक और बहुत बड़ा मसला है, वो ये कि औरत काम तो कर रही है मगर उसके बावजूद उसको अपने कैरेक्टर की सफाई देनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है लोगों को कि आज तक मैंने जो जो काम किया है, मेरा किरदार अच्छा है, मैंने अपनी इज्जत बचा के काम किया है। क्यों बता रही है औरत? आप लोगों की वजह से बता रही है। आप लोगों ने औरत को गंदा किया हुआ है, आप लोगों की इस माशरे की गंदगी ने, गंदी सोच ने, गंदी बातों ने। पैसे देने वक्त तो 1 रुपए की मदद करने के लिए आते नहीं आप, खानदान वाले लोग, कोई रिश्तेदार, तो फिर बात करने क्यों आते हैं, बकवास करने क्यों आते हैं, औरतों को उंगलियां क्यों उठाते हैं? अपनी बेटी तक को पाल लिया उसने, बेचारी ने मुश्किल से शादी की, शादी करके उसका घर जो भी नाचाकियां हो जाती हैं, मसले हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक के घर शादी कर दी तो घर बसा रहेगा। वो सामने वाले कैसे पता चलेगा? कौन देखने वाला था उस बेचारी के घर में? वो आके फिर घर बैठ गई है, क्या वजह, क्या जहेज नहीं दिया होगा बेचारी ने, कोई मसले होंगे, वो आके 7 साल हो गए घर बैठी है, अपनी अब नवासी को भी पाल रही है तंदूर चला के। तो खुदा के लिए अपनी सोच को अच्छा करें, किसी की मदद नहीं कर सकते ना तो उस तरह की बकवास भी ना करें, औरतों को मोटिवेट करें। इस तरह की औरतें एक हाथ है जिनको आप गिन लें, हार्डली कोई ऐसी मिसालें। बाकी कितनी औरतें हैं जो खुदकुशी कर लेती हैं, जान दे देती हैं घर की जिम्मेदारियों की वजह से, परेशानियों की वजह से, माँ बाप के इलाज की वजह से।
इतने अखराजात अफोर्ड नहीं होते हैं, घर से भाग जाती हैं, मर जाती हैं, कूद जाती हैं, जहर पी लेती हैं। ये मिसाल है, ये मिसाल है। तो बगैर तो खुदा के लिए अच्छे लफ्ज़ों में औरतों को पुकारा करो, उनके काम को अप्रिशिएट किया करो, ना कि उनके किरदार कशी किया करो, उनके किरदार पे उंगलियां उठाया करो। अपने इतने से टके के काम कर लेते हो तो दुनिया में जाके बता रहे होते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। औरत अपने पर्दे के साथ काम करिए। मुश्किल में, कितनी मुश्किल में होगी, तंदूर पे बैठती है खुद, आपको सीरियसली सलूट है आपकी, क्योंकि पूरी जो एक स्टोरी है वो इतना बता के भी इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये उंगली उठाएंगे, ये माशरा है ऐसा। मगर आप जैसी औरतों को सलाम है कि आप एटलीस्ट काम कर रही हैं, अपने बच्चे पाल रही हैं, अपना घर देख रही हैं और अपने कैरेक्टर के साथ, अपने पर्दे के साथ पूरी दुनिया के लिए मिसालें ऐसी औरतें। सलाम करती हूँ मैं आपको। बहुत शुक्रिया आपका। आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी बाजी। जी बस अब जिन लोगों ने मुझ पे उंगलियां उठाई, फिर मैंने उनको अपना मतलब मेरे किरदार को उन्होंने देखा, समझा, फिर उन्होंने मुझे उन्हीं उंगलियों ने जो उठा रहे थे वो नीचे हो गई और उनकी नज़रें झुक गईं और वो मेरी तारीफ़ें करने लग पड़े और सलाम करने लग पड़े। और फिर मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा। इस तरह फिर मैंने रोटी भी कम रेट पे दी। गवर्नमेंट का ऑर्डर तब 6 का था तो मैं 5 ही रोटी सेल करती थी। तो सफ़ेद पोश औरतें मेरे पास बहुत आती थी और बहुत से लोग को ये इवन मांगने वाली जो है ना, उन्होंने मेरा नाम सखी बाजी रखा हुआ है। सखी बाजी, सखी बाजी वो मुझे कहती हैं। मैंने कभी किसी से रोटी के पैसे नहीं मांगे, क्योंकि ये काम मेरा एक ऐसा है, जो मैंने काम कर रही हूँ वो काम भी एक ऐसा है कि दिल नहीं चाहता। ये रोटी अल्लाह का वादा है, मेरा नहीं। आपने आटा भी गूंदा है, सब कुछ, बहुत भी लगाई बहुत, और लकड़ियाँ जलाई हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। और अल्लाह पाक ने शुक्र है, मैं दुरूद पाक बहुत कसरत से पढ़ती थी हर वक्त। वो दुरूद पाक से मेरे बड़े मामलात अल्लाह ताला ने, जो लोगों की नज़र उठती थी वो नीचे हो गई। मैं आपको बताऊं, अभी तो आपकी जो बेटी हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है, जी जी, और वो आपके घर बैठी हैं अभी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो काम पे लग जाएगी। वो अभी तो बच्ची उसकी 7 साल की है, उसको देख रही है, क्योंकि माँ इतनी स्ट्रॉन्ग है, माँ काम कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी है, वो भी कल को अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी बच्ची को पालेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें आप, ससुराल वालों का नहीं पता चलता अंदर दिल में क्या चल रहा है। वो बहुत अमीर लोग थे, बहुत अमीर लोग थे, तो मुझे क्या पता उनके दिल में ये था कि चले इनकी माँ तो काम करती है तो हमें एज ए नौकरानी ले जाते हैं इसे। अल्लाह, ये सोच के वो लेके गए। उन्होंने जैसे ही मेरी बच्ची को ले गए हाथों हाथ, जो मेरी बेटी की सास थी ना, वो मुझे कहती थी कि आप मेरी बेटी हो, मुझे बेटी कहती थी। उससे बेटी बेटी करके मेरी बेटी हाथों हाथ ले गए। और मेरी बेटी बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी, जो भी देखता था ना वो इतनी प्यारी है, तो बेटी कितनी प्यारी, बहुत प्यारी थी वो बेचारी। और उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत क्राइसिस। उसके गम में मैं बीमार हो गई, उसके गम में। आपको क्या मसला है? मुझे शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, गले के थायराइड, पित्ते का ऑपरेट हो गया, काफ़ी मामला तो गए बच्ची के गम में। वरना मैं हिम्मत नहीं आ रही थी। मैंने स्ट्रगल में कमा कर बच्ची की शादी की, उसको अच्छे तरीके से, मतलब मैं उनकी हैसियत पे चली, वो मेरी हैसियत पे भी नहीं चले, वो लोग मेरी हैसियत पे भी नहीं चले। और उन्होंने मुझे मिलने नहीं देते थे, मेरी बच्ची से मिलने नहीं देते थे, उसको मेरे घर नहीं आने देते थे और खाना नहीं देते थे। बड़े जालिम किस्म के लोग उनके थे। दिमाग में होगा ना कि एक तंदूर वाली की बेटी से शादी की है, उसको वहाँ ताने भी देते होंगे। बहुत काम वाली समझ के लेके गए, उसको काम वाली समझ के तो लेके। काम वाली को पता है, काम वाली का भी हकूक है, वो भी रोटी मांगती है, वो भी तनख्वाह देते हैं उसको भी। बिल्कुल। तो फिर और काम, जो हमारे घर में हेल्पर्स है जो काम करते हैं, हम लोग तो उनको इतनी इज्जत देते हैं। और अब तो माशा बड़ा तो बदल गया, मेरी बेटी की ऐसा कोई नहीं इज्जत ही है। नहीं तो थी। ये जो शादी करके लेके जाते हैं, ये उससे भी बदतर हाल करते फिर हैं। मेरे मियाँ ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे मियाँ ने मुझे सपोर्ट किया। तो डॉक्टर ने मना किया, उन्होंने कहा अगर आपको बेटी नहीं ना अपनी चाहिए, आप हमें दे दो, लेकिन आप इसको ससुराल मत भेजना। इतने बुरे हालात, इतने बुरे हालात है मेरी बेटी के। अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी उसे और मेरी नवासी को भी। और मैंने स्ट्रगल करके और पैसा कमाया और अपनी बेटी पे लगाया। और बाप अपनी बेटी को भी नहीं पूछता? नहीं, मेरे ना कभी नहीं मिलने आए, कभी बर्थडे पे नहीं मिलने आए, कोई पैसा कभी देना, कोई दिन तालीम दिहाड़ पे नहीं मिलने आए, नहीं कभी इसको आज रखते तक नहीं मिलने आए। तो मैं अपनी नवासी से कहती हूँ, उसको बताती हूँ अब क्या आपके बाबा हैं उधर जाना, वो कहती है नहीं, वो मेरे मियाँ को बाबा कहती है। किस किस्म के लोग हैं, शादी करके लेके जाते हैं और बच्ची को, और घर ले जाके तो फिर इस तरह क्राइसिस पे क्राइसिस आए मेरे लिए। जिम्मेदारियां, सारा काम घर का जितना कुछ है वो सब जिसको शादी करके लाए बस सब उसी से करवाना है। बिल्कुल। बाकी घर के जितने अफराद हैं वो मर गए, लूले लंगड़े हैं, बाकी कुछ नहीं करने वाले।
सारा जो रोटी पकानी है, सफाई करनी है, जो बच्चों को देखना है, घर वालों को देखना है, वो सिर्फ कल ही उसकी जिम्मेदारी है, बाकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर वो नहीं करती तो फिर नाचाकियाँ पैदा करवा के उसको घर बिठा देना है, और साथ साथ अगर बच्चे की औलाद भी आगे हो गई है तो वो भी नहीं देखना। ये नानियों के कितना कर रही है, दादियाँ तो चूमती हैं अपनी पोतियों को, अपने पोतों को, हैं, उनका गूं मुँह साफ करती हैं, उनको पालती हैं। मेन ज़्यादा दादियाँ, क्योंकि दादियों के साथ रहती हैं, नानियों के पास तो कभी कभी आते हैं, और वो नानी जिम्मेदारी लेके बैठी है अभी भी। मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला चुन लेता है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं जो हूँ ना, ये कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई जिम्मेदारी आ जाए कभी, ठीक है, कोई बीमार है और किसी को आपको इलाज करना पड़ जाए, खर्चा करना पड़ जाए, उसकी खिदमत करनी पड़ जाए, तो मुझे लगता है ये तो तोहफ़तन अल्लाह ताला उसकी झोली में डाल देता है। अल्लाह ताला चाहता ही नहीं है, जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता ना, अल्लाह ताला उससे नेकी करवाना ही नहीं चाहता। इसका मतलब वो लोग नालायक थे, जाहिल थे, जिन्होंने घर आई हुई नेकी को पालने के बजाय, उसका ख्याल रखने के बजाय, उसकी खिदमत करने के बजाय, उसे सहारा देने के बजाय, उसे माँ बाप का प्यार देने के बजाय, उन्होंने उठा के वो आपकी झोली में मैंने पूरी सपोर्ट की, समेत। उधर पूरी सपोर्ट की मैंने। मतलब मैं उनको किचन, उनको सब चीज़ें मैं अपनी बेटी को प्रोवाइड करती थी कि किसी तरह इसका घर बच जाए और ये बच जाए। अरे छोड़ें, आप लेकिन संभाल रही हैं, वो कल खुद संभालेगी। मैं आपको बताऊं, बस अल्लाह ने आपको चुन लिया है। मैं अपने वालिदैन की भी खिदमत कर रही हूँ, मैं अपने माँ बाप को भी संभाल रही हूँ। देखें, जितनी भी औरतें ना जो देख रही हैं, मैं आपको बताऊं, हिम्मत ना हारा करें। मैं थोड़ी देर पहले गुस्से में आ गई थी, मेरे गुस्से को सीरियस ना लीजिएगा, मैं प्यार वाली भी हूँ, बहुत प्यार से भी बात करती हूँ, मगर दिल से बात करती हूँ। देखें, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ख़ुदकुशी नहीं करनी चाहिए, घर बैठ के डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है और आपके कंधों पे ज़िम्मेदारी के बोझ आ गए हैं, तो वो ज़िम्मेदारी के बोझ आप उठाइए ना, मज़े से उठाइए। मर्दों को शाना बशाना निकल के काम कीजिए, कोई मसला नहीं है। इन्होंने जैसे अपने पर्दे का भी ख्याल रखा, काम भी किया, इज़्ज़त भी कमाई, पैसा भी कमाया, उसी तरह आप लोग भी अपने 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 हिसाब से काम कीजिए, इज़्ज़त भी कमाइए, पैसा भी कमाइए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाइए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको चुना है और ये ऐसी आजमाइश है जिसमें आपने पूरा उतरना है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और अभी हमारे पास एक बहुत स्पेशल डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, सना नज़ीर, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। समझ गए आप किस बारे में बात करने जा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है, बे औलाद हैं, औलाद नहीं हो रही। मैं बताऊँ, औलाद एक ऐसी नेमत है, ऐसी नेमत है, ऐसी नेमत है, जो पूरी दौलत जायदाद अपनी आप ज़िंदगी में लगा दें तो वो, मुझे लगता है अगर उसकी कमी है ना, तो वो पूरी नहीं हो सकती। किसी भी चीज़ को आप उसके साथ मिला नहीं सकते, उस कमी को आप पूरा कर नहीं सकते। एक औरत जब वो माँ बनती है तो उसके दर्जात बहुत बुलंद हो जाते हैं, और एक बाप जब अपनी गोद में अपनी औलाद को ऐसे आगोश में लेता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी ज़िंदगी मकसद बदल जाते हैं, उसकी ज़िंदगी में कुछ एम्स आ जाते हैं। फिर वो निकलता है, अपने कोई रास्ते ढूंढता है, मज़ीद मेहनत करता है, काम करता है, और उसके रिस्क में भी बड़ा इजाफा हो जाता है। अच्छा खैर, अब इन सारी चीज़ों के लिए जो बे औलाद हैं, जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह ताला सबसे पहले मैं दुआ करूँगी उन सब बे औलादों को अल्लाह ताला औलाद नसीब फरमाए, सेहत वाली, आफ़ियत वाली, खुशियों वाली, नसीबों वाली औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जितने भी लोग देख रहे हैं, और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से लोग बे औलाद होते हैं, ये बांझपन क्या होता है, और किस वजूहात की वजह से, क्या लेट उम्र निकल जाए, बच्चा टाइम पे ना हो, एज हो जाए तो क्या औलाद नहीं होती, और ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो ये किस वजह से होते हैं, क्या होते हैं, सब के ऊपर बात करने के लिए हमने डॉक्टर सना को यहाँ पर दावत दी है। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम सो गुड, माशाल्लाह, शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले ये जो बांझपन है एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, आपको पता है। नई नई शादी हुई होती है, उसी वक्त जो है ना 2-3 महीने नहीं गुजरते तो सवाल जवाब शुरू आते हैं कि भाई बच्चे का कोई प्लान नहीं है क्या, बताओ कब बच्चा करना है। तो अब 3 महीने में ही शुरू हो गए हैं ये सवाल। अब आगे बंदे को डिप्रेशन शुरू आती है कि भाई अभी से फ़ौरन शादी के सवाल है, तो आगे क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये क्या है कि शादी के कितने टाइम के फ़ौरन बाद जो है वो बच्चे की जो है कंसीव होना औरत के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कब जो है उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ़िज़ा, और अक्सर लोग हमसे यही पूछते हैं।
बल्कि न्यूली कपल आए होते हैं और पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा फैमिली की तरफ से अभी से प्रेशर है, यानी हर दफ़ा ही नेक्स्ट मंथ में ही लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं। और इसके लिए वेरी सिंपल, अगर कोई कपल है जो बिल्कुल हेल्दी है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें एज बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर फीमेल की एज 35 से कम है और मेल की 40 से कम है, तो उन्हें एटलीस्ट 1 ईयर नेचुरली कंसीव करने के लिए ट्राई करनी चाहिए। अगर वो नहीं हो कर पाते तब उन्हें डॉक्टर से रजू करना चाहिए। मेरे पास जब भी कपल आते हैं मैं उन्हें टॉनिक्स देती हूँ, रिलैक्स करती हूँ और यही कहती हूँ कि आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, यू कैन कंसीव ईजीली। तो इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एज। अगर आपकी 35 से 40 फीमेल की है, इसी तरीके से मेल की 40 to 45 है, तो उन्हें 6 मंथ वेट करना चाहिए फॉर नेचुरल कंसेप्शन। अच्छा, लेकिन अगर 40 से ज़्यादा या मेल की 45 से ज़्यादा, ये एक बड़ी एक है, और ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है। उन्हें फ़ौरन शादी के फ़ौरन बात तो नहीं, लेकिन जल्द से जल्द स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए, यानी अपनी बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है इनफर्टिलिटी की वो करवा लेनी चाहिए, ताकि अगर उन्हें टॉनिक्स की ज़रूरत है या कुछ भी है तो वो आराम से वो लेते रहें, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई प्रॉब्लम निकलता है तो थोड़ा सा अर्ली करें। इसका लॉजिक क्या है एक्चुअली, एज हम समझते हैं जस्ट फीमेल नहीं, मेल की भी एज का फैक्टर आता है, और उसमें एज में जो एग होते हैं और स्पर्म्स होते हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एज के साथ एग्जैक्टली आप कहें अगर 35 इयर्स फीमेल की है, उसके बाद स्पीडली डिटेरिएट होना स्टार्ट होती है। अच्छा। तो इसमें ये हमारा जो पुराना कॉन्सेप्ट था अर्ली मैरिजेस, डेट इज़ ओके, बहुत टीन एज में ना करें, लेकिन जो लेट मैरिजेस का कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि हमारे पास बहुत सारे कपल बहुत अच्छे जो स्पेशली अपने प्रोफेशनल कोई डॉक्टर हैं कुछ और हैं उसकी वजह से लेट कर देते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। डॉक्टर साहब, लड़की और लड़के की क्या राइट एज आपकी नज़र में है कि उस टाइम पे लड़की और लड़के जो है वो जल्दी से बच्चा कंसीव कर सकते हैं? 35 से कम 35 फीमेल की और 40 से कम, मेल 40 लेस देन 40। ओके। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल बड़ा अजीब सा करने लगी हूँ, मगर मुझे लगता है कि ये हर औरत के दिमाग में सवाल होगा। बहुत सी औरतों के घर बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका बच्चा नहीं हो रहा होता, उनका बांझ का मसला हो जाता है या कुछ भी। अब वो क्या ऐसे कोई टेस्ट हैं कि ये जो सास होती है जो ब्याह के लेके जाती हैं अपनी बड़े प्यार से चाव से इतना खर्चा करके सब कुछ करके दुनिया में धूम धड़का करके बहू को लेके जाती हैं, और बाद में जब पता चलता है कि ये मेरी औलाद को बच्चा नहीं दे सकती हैं, उसके बाद वो तलाक करवा लेती हैं, तो क्या उससे पहले ही ये सासें, इन टाइप की सासों के लिए कोई ऐसा टेस्ट है जो वो करवा लें, वो बोलें कि भाई ये टेस्ट कर लो, पता चल जाएगा इस ब्लड टेस्ट से या किसी चीज़ से, ताकि ये तलाक जो है वो दोबारा वो स्टेम तो ना लगे, वो घर से निकाली ना जाए, वो एक जो रुस्वा होकर जलील होकर निकलती है लड़की अपने घर से, उस वक्त उस बेचारी की ना निज़ाम बस तबाह हो जाती है वो औरत। पता नहीं कैसे मैं कहती हूँ औरत जुड़ती है बेचारी बाद में। एग्जैक्टली, ये आप ठीक कह रही हैं, लेकिन तो है कोई ऐसा टेस्ट शादी से पहले ही पूछ लिया जाए भाई ये ब्लड टेस्ट करवा के देखना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरा ख्याल है ऐसा होना भी नहीं चाहिए। औरत अपने तौर पे करा ले। एक्चुअली आप फिजा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बांझपन वर्ड ही गलत है। कोई भी ऐसा नहीं है जिससे हम ये कह सकेंगे ये जी फीमेल कभी माँ नहीं बन सकेंगी, ठीक है। एज फैक्टर है, वो टेस्ट होता है। लोग तो यही कहते हैं हमारी बहू बांझ थी इसलिए बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारे पास जो भी कपल आते हैं उनके पास कभी कभी 15 ईयर्स से बेबी नहीं हो रहे होते, लेकिन उनका कोई प्रॉब्लम होता है, वो सॉर्ट आउट होता है, उनका बेबी हो जाता है। एग्जैक्टली आपको बेऔलादी कहना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बांझपन, ठीक है। बेऔलादी में चांसेस हैं कि वो जल्द हो सकता है उनकी औलाद हो जाए। बांझपन तो एक सिंपल टर्म है कि जी बस ख़त्म कहानी, बांझ में कोई टर्म ही नहीं है कि वो बच्चा हो सकता है। अच्छा, एग्जैक्टली, तो इसका कोई इलाज भी नहीं है? अब इनफर्टिलिटी की जगह सब फर्टिलिटी बोला जाता है। बांझ का कोई इलाज भी नहीं? मतलब देखिए बांझ का अगर एज आप कह लें 45 है, 5 है, यानी कोई एज एग की क्वालिटी ना हो, एग अंडेदानी का बिल्कुल बैलेंस ख़त्म हो जाए, तब तो हम कह सकते हैं कि जी ये नहीं हो सकता। लेकिन आप बांझपन कह के मेंटली इतना स्ट्रेस दे देते हैं, एक तरह का ट्रॉमा है, एक तरह का स्टिग्मा है, तो वाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड एक्चुअली। मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है कि हमें ये बांझपन से निकलकर सब फर्टिलिटी, बेऔलादी, बेबी नहीं हो रहा, इन चीज़ों को लाइट वे में बोलना चाहिए, क्योंकि फीमेल जब औरत को जलील करना होता है तो बस इसी तरह मैंने देखा है माशाल्लाह, सबसे पहले इसी तरह के लफ्ज़ों को उठा के करते हैं। ये यही तानों के लिए तो यही लफ्ज़ चाहिए ना। एग्जैक्टली, और सबसे बड़ी बात है कभी कभार ऐसा होता है कि आजकल जितने फीमेल के इशू हैं
उससे ज़्यादा हमें मेल के इश्यूज़ लग रहे हैं। मेल की रिपोर्ट्स काफ़ी ख़राब होती हैं और ये अलमिया है कि हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं सिर्फ स्कैन्स हो रहे हैं फीमेल के, दवाइयाँ ली जा रही हैं अंडे बनाने वाली, स्कैन्स हो रही हैं 2-2, 3-3, 4 साल यही चलता रहता है। जब हमारे पास आती है मर्द में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। Exactly. तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 50-50 है मर्द और औरत के बीच में? आप कह लें अगर हम रेशियो डिवाइड करें तो ऐसा होता है 30-35 फीमेल रीजन, 30-35 मेल रीजन और 30 अनएक्सप्लेन्ड रीजन, जिसमें हस्बैंड भी ठीक है और वाइफ भी ठीक है। मगर मर्द तो टेस्ट नहीं करवाता ना, इल्जाम तो औरत के ऊपर ही आती है। मर्द तो अपनी टेस्ट को जो है शर्मिंदगी महसूस करता है, उसको लगता है कि भाई उसकी जो है पगड़ी वो नीचे ऐसे ज़मीन पे रख दी गई है उसके पाँव पे, या फिर उसको किसी ने गाली निकाल दिया अगर उसको किसी ने कह दिया कि भाई तुम भी टेस्ट करा लो। दैट्स एक बात एक्चुअली, लेकिन काफ़ी अरसे के लिए बेबी नहीं होता तो करवाना पड़ता है। और ये सबसे ज़्यादा एक्चुअली फीमेल के तो फिर टेस्ट थोड़े हैं कि उनमें ब्लड लेना पड़ता है, सीमन एनालिसिस सबसे मुझे आप ये बताएं ना, मर्द टेस्ट क्यों शर्माता है अपने टेस्ट के लिए? अगर आप कह रही हैं 50-50 है तो फिर मर्द क्यों शर्माता है? मर्द क्यों नहीं कह सकता कि ठीक है मैं भी डॉक्टर के पास जाता हूँ? इल्ज़ाम औरत पे क्यों देता है? ये भी तो मुझे बताएं, आपके पास तो केसेस बहुत सारे आते हैं। एग्जैक्टली, एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट है, या शायद हमारे पास जब इनफर्टिलिटी सेंटर पे लोग आते हैं तो वो माइंड बनाकर आते हैं कि जी होगा टेस्ट, तो हमारे यहाँ मेल बड़े इजीली करवा लेते हैं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ वो ये कहें कि जी सिर्फ हमारी वाइफ का इलाज करवाएं। शायद कुछ ड्यूरेशन के बाद आते हैं क्योंकि उन्होंने हकीम से, जर्नल गायनेकोलॉजिस्ट जैसे आम से, उनसे भी ट्रीटमेंट लिया होता है, तो फेडअप हुए होते हैं तो हमारे पास आके चुप करके एक्चुअली मेल भी करवा लेते हैं। लेकिन आप ठीक कह रही हैं, ईगो होती है, वो हर्ट होती है शायद, आई एम नॉट श्योर। कौन तो मेल से पता चल सकता है उनसे बात स्टेजेस पे जो कपल्स आपके पास आते हैं फॉर प्रेगनेंसी, तो कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो आप रेकमेंड करती हैं जिससे ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो सके, और किस स्टेज पे मेडिसिन, किस स्टेज पे इलाज आप रेकमेंड करती हैं? प्लीज़ लोगों को गाइड कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो कॉज है उसी का ट्रीटमेंट होना है। अगर बिल्कुल ठीक है, देखिए अगर मेल की सीमा एनालिसिस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हम उसमें स्पर्म देखते हैं, उनकी मकदार, रफ्तार और उनकी साख्त। अच्छा, अगर वो प्रॉब्लमेटिक है तो हम उसके अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है और फीमेल की, अगर हमने फीमेल की 3 चीज़ें हैं, यानी उनकी अंडेदानी है, उनकी ट्यूब है और उनकी बच्चेदानी है। आप ये देखें नेचुरली कैसे फीमेल का बेबी होता है कि अंडेदानी में एक अंडा बनता है, बड़ा होता है, अंडेदानी से रिलीज़ होता है, ट्यूब में जाता है, ट्यूब में स्पर्म से मिलकर बेबी बनाता है, ट्यूब से वो मूव करके बच्चेदानी में आकर इम्प्लांट चिपक जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अगर मैं आप ये कहें कि अंडेदानी में अंडा नहीं बन रहा या बड़ा साइज़ का नहीं हो रहा तो हम उसका इलाज करेंगे। अगर ट्यूब्स बंद हैं तो हम उसका इलाज करेंगे। अगर बच्चेदानी में कोई रसौलियाँ हैं या दूध है तो हम उसको देखेंगे। तो ये रीज़न, कॉज, तशखीस हमेशा कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम लेंगे, तो फिर हम बेऔलादी के लिए स्पेशली जो कॉजेज़ हैं जो अभी वो बता रही थी, इस पर डिटेल में बात करेंगे। अब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं बेऔलादी के ऊपर और उसका इलाज पूछ रहे हैं, उसके कॉजेज़ पूछ रहे हैं, तो आप हमारे साथ रहिए। एक और हमारे मेहमान हैं जिनको हमने मदऊ किया है, हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब हैं, प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत सालों पहले आपसे मुलाकात हुई थी और आज आपको फिर हमने यहाँ पे ज़हमत दी है। तो आज हम ये बात कर रहे हैं बेऔलादी के ऊपर, मगर मैं चाहूँगी कि इससे पहले आपको मैं अभी कुछ पूछूँ। तो एक कॉल है, वो डॉक्टर साहिबा आपके लिए है, ज़रा कुछ पूछना चाह रही हैं। नसरीन, अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम सलाम। नसरीन की आवाज़ डॉक्टर साहिबा को नहीं आ रही ऑन सेट, तो वो कैसे बात होगी? सेट पे आवाज़ खोलिएगा। नसरीन जी, नसरीन जी बाजी, आपसे मैंने ये सवाल करना था कि मेरी शादी को सन 2010 में शादी हुई, अभी तक औलाद नहीं है। 2010 में 15 साल हो गए शादी को। ठीक है, आगे आवाज़ बंद हो गई है नसरीन की, अब बंद हो गई आवाज़ नसरीन की। आगे हेलो जी, आ गई आवाज़। अच्छा, फिर 15 साल हो गए, बच्चे नहीं है हमारे, 15 साल बच्चे नहीं, औलाद नहीं है। आपने टेस्ट हुए आपके और आपके खामुद के? एज 30-35 तो होगी। नहीं, टेस्ट का पूछ रहे हैं, 35-30-35 एज है। टेस्ट हुए आपके और आपके हस्बैंड के, वो ये पूछ रहे हैं जी। आपने कोई टेस्ट हुए हैं जी? मेरी रिपोर्टें तो नॉर्मल है, जो मेरे हस्बैंड है ना, इसके जो जरासीम है ना वो 47 फीसद।
स्पर्म काउंट एक्चुअली 45% है जरा सा। 47% मिलियन अगर हैं तो इट्स ओके, लेकिन वो कंप्लीट रिपोर्ट होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर नहीं, मिकदार के अलावा रफ्तार और साख्त पे भी इफ़ेक्ट देखते हैं। लेकिन अगर 15 साल से नहीं तो डेफिनेटली अगर आपकी एज 35-37 हो गई है तो आपको एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ अब जाना चाहिए। पहले तो वजह पता चले, क्योंकि उसके बाद आपका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ आपके अंडों की क्वालिटी और अफेक्टेड होती जाएगी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप एक दफ़ा इनफर्टिलिटी सेंटर पे विज़िट करें और वहाँ जाकर अपना एक स्कैन करवाएं, जिसे TVS बोलते हैं, इनर स्कैन करवाते हैं। TVS इनर स्कैन होता है, जो कि बहुत ही जो अंडेदानी है और बच्चेदानी को बहुत करीब से देख पाता है, और उसमें टोटल अंडे कितने होते हैं, उसे एंटर फॉलिकल काउंट जिसे कहते हैं, वो आपका पता चले। और आपकी बाकी जो आपके हार्मोन्स हैं, जिसमें हम 5 हार्मोन करवाते हैं, FSH, LH पीरियड्स के दूसरे दिन, इसके अलावा एक TSH होता है, प्रोलैक्टिन होता है, और AMH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, जो आपका अंडेदानी का बैलेंस बताता है कि एक्चुअली आपके पास अंडे कितने हैं। तो ये आपने करवाने हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके पास कितना टाइम है और कितने आप चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी हकीम साहब के बहुत सारी बातें सुनने को भी आती हैं कभी कभी कि जो वैक्सीनेशंस हो रही हैं, ये जो पोलियो की वैक्सीनेशंस हो रही हैं, ये सब नहीं करानी चाहिए, इसकी वजह से भी जो है वो बांझपन आ जाता है, बेऔलादी होती है, फिर शादी होते हैं तो बच्चे नहीं होते। इसमें कितनी हकीकत है? ये तो बहुत शुक्रिया। दरअसल जो वैक्सीनेशन है ये हमारी ही हिफाजत के लिए, हमारी जो नई नस्ल बच्चे पैदा होते हैं उससे मुख्तलिफ अमराज से बचाने के लिए की जाती है। पोलियो देखिए पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान और एक आध मुल्क में और रह गया है, और उसके पीछे यही जो प्रोपेगेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका बड़ा असर है। तो इसलिए आपके प्रोग्राम की वसातत से भी मैं ये बताना चाहूँगा कि पोलियो समेत जितनी भी वैक्सीनेशन होती है उसका इस किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ होती हैं। अब इस वक्त तक जितनी भी रिपोर्टेड मामलात हैं, ज़रा पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च भी होती है और रिपोर्ट होती रहती हैं चीज़ें, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तमाम लोगों को जब गवर्नमेंट की तरफ से ये पोलियो वैक्सीनेशन की मुहिम चलती है पूरी तरह पार्टिसिपेट करना चाहिए और बिल्कुल ये सेफ़ है। इस तरह बाकी भी जो वैक्सीन है उसको लेना चाहिए। हकीम साहब, हसीना की कॉल है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगी हसीना? जी, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, 12वां साल शुरू हो गया है। शुरू में एक दफ़ा मुझे अमल हुआ था, 3-4 माह का था, उसके बाद वो खत्म हो गया, उसके बाद नहीं हुआ। कहते हैं कि आप में कोई मसला नहीं है, कोई मसला है, समझ नहीं आ रही क्या हो गया है, मेरे बच्चे नहीं है, मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। मेरा मियाँ भी रहा है मेरे से, वो कहता है कि तुम्हारे में मसला है, मैं शादी नहीं तो एक बार हमल ठहरा तो था, एक बार हमल तो ठहरा था, फिर क्यों मसला कह रहे हैं मियाँ? सेकेंडरी इन्फर्टिलिटी कम। अच्छा, इसमें बताइए कि उसके बाद नहीं हुआ, वो कहती टू पे भी चेक करवाई, उन्होंने कहा कि टू पे आपके सही है। अब मैंने रिपोर्ट जाके दूसरी डॉक्टर को दिखाई है, वो कहती है आपकी एक टू सही है, एक बंद हो गई है। अगर एक भी ठीक है तो आपके नेचुरल चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के, लेकिन ऐसा है कि आपका मोस्ट लाइकली अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का मीनिंग ये नहीं है कि आपका कोई रीज़न नहीं है, रीज़न है लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारी आंख नहीं देख सकती। तो इसीलिए अगर आपका सब कुछ ठीक है तब भी आपका इलाज मुमकिन है, और उसमें IUI IVF की भी ऑप्शन है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। IUI तो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, तो ये एडवांस ट्रीटमेंट पैसे लगते हैं डॉक्टर साहब? अब जब आपने बात छेड़ दी है तो मुझे बता भी दें कि ये IUI IVF और PGT इनमें कितने कोई पैसे लग जाते हैं, फिर बाद में इसको एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। एक्चुअली IUI तो वेरी सिंपल है कि अगर किसी के हस्बैंड का थोड़े से स्पर्म्स कम है, लाइक नॉर्मल से लिमिट से कम है, माइल्ड प्रॉब्लम है, नॉट वेरी लाइक एक बहुत ही अग्रेसिव स्वेयर प्रॉब्लम ना हो, स्पर्म्स रफ्तार में या मकदार में थोड़े कम हो, तो हम क्या करते हैं, हम पहले फ़ीमेल की एक दवाई दे के अंडा बना के साइज़ में उसे रिलीज़ करवाते हैं, और उसके बाद हस्बैंड के स्पर्म जो दा बेस्ट होते हैं उन्हें प्रिपेयर करके 5 के अंदर रख देते हैं। और ये कितने कॉस्ट में हो जाता है? 35,000 का होता है। अच्छा, और ये IVF एक बिल्कुल एडवांस ट्रीटमेंट है, और उसमें भी आगे ICSI होती है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसके चार्जेस लाइक आप कह लें कि ये 7 लाख का प्रोसीजर है। कितने? 7 लाख का। 7 लाख का, लेकिन ये IVF कंपैरिजन नहीं है किसी और ट्रीटमेंट और मतलब इससे भी ऊपर हो सकता है महंगा, मगर 7 लाख समथिंग। लेकिन मैं आपको इसलिए ये लॉजिक बता रही हूँ कि अनएक्सप्लेन में जो मेन फैक्टर होता है, एग और स्पर्म मिल नहीं पाते, यूनाइट नहीं हो पाते,
या तो जो एग है उसका जो आउटर कवर है वो हार्ड है, स्पर्म जो है पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, इंजेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो यूनियन नहीं हो पा रही। तो इसी में हम लोग या IVF में उन्हें यूनाइट करके एक तरह की फर्टिलाइजेशन कराते हैं इन लैब, और उसके अलावा हम मेडिसिन जो देते हैं, आपको पता है, और ये ज़्यादा इंजेक्शन PGT क्या है? PGT होता है आपने अगर कोई एक तरह की फैमिली बैलेंसिंग करनी है या फिर आपकी फैमिली में बैलेंसिंग नॉट गेटिंग, इट मीन्स कुछ लोगों के गर्ल्स हैं 2 से 3, अगर बॉय चाहते हैं वो, तो ये देखा जाता है कि जो हम बेबी बनाते हैं उसका एक सेल लेते हैं, देखते हैं कौन सी गर्ल एंड बॉय है, ठीक है, तो इसको फैमिली बैलेंसिंग कहा जाता है, और जेंडर सिलेक्शन, और ये कामयाब है एग्जैक्टली और उसमें 100% चांसेस हैं, प्रेगनेंसी होगी तो बॉय होगा। कॉल होल्ड पे है, उसके बाद खैर पहले कॉल ले लूं, फिर मैं आपसे एक और सवाल करूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है? झंग से है कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही है? अनम शाहिद झंग से बात कर रही हूँ। जी बेटा क्या पूछेंगी अनम? जी मेरे 17 साल हो गए शादी को, 34 साल मेरी एज है। तो मेरे एक बार हमल हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। मेरी एक ट्यूब पे ना रसोली हो गई थी, तो डॉक्टर ने एक ट्यूब बंद कर दी है। तो अब मेरे प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी, वो कहते हैं ट्यूब के ऊपर ना वो आ गया है, जैसे चर्बी का जो होता है वो हो गया है। तो वो कहते हैं अब आपको सिस्ट का मसला हो गया। अच्छा, तो क्या कहें? आपसे मशवरा करना था, पहली बार मेरी कॉल मिली है, पहली बार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो दुआ है तेरे सबसे इम्पोर्टेंट 6 बच्चे हो जाएं। खुशी की बात यह है कि आपकी 34 साल उम्र है, 34 साल पर अंडे दानी में अंडे मौजूद होते हैं, और अगर आपका नॉर्मल नहीं हमल हो सकता कि ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, ट्यूब्स ब्लॉक है, या उन पे स्वेलिंग हुई है, सोजिश हुई है, उनके अंदर पानी है, तो IVF में क्या करते हैं, हम ट्यूब्स को यूज़ ही नहीं करते, हम उन्हें जस्ट बाईपास करते हैं, अंडे दानी से अंडे निकालते हैं, स्पर्म लेते हैं, बेबी बनाते हैं और बच्चेदानी में डायरेक्ट रख सकते हैं। तो अगर आपके लिए अफोर्डेबिलिटी हो तो आप IVF इसी पे चाहें, क्योंकि हमारे पास अलमिया या हमारे पास पेशेंट बहुत आती हैं, इतने ज़्यादा 40+ वाले, क्योंकि वो इसी तरीके से 34 पे वेट करते रहते हैं कि खुद हो जाए, हालांकि जो ब्लॉक है ये तो बहुत छोटी हैं अभी। एग्जैक्टली तो उन्हें। और अच्छा हकीम साहब, मैं चाहूंगी आप भी कोई तिब में क्या इलाज है पूछ लें। पहली बात तो ज़ाहिर है कि डॉक्टर साहब तो एडवांस ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं, और यकीनन जब मेडिसिन के जरिए और इस तरह इलाज ना हो तो फिर ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। भी जो मैं इसका तो इसमें जी बुनियादी तौर पर तो डॉक्टर साहब चूँकि पहले सेशन में बात कर रही थी इसके असबाब के हवाले से भी, तो एक तो ये कि दोनों तरफ असबाब होते हैं, और ये 50-50 बिल्कुल बात ठीक है, मर्द में भी मामलात होते हैं और औरतों में भी होते हैं, दोनों में। और ये होता है कि अगर आप वो एक सीरीज़ देखें तो किस तरह ज़्यादा मामलात हैं, तो बिल्कुल मर्द जो है कि डोमिनेटेड, ये हमारा कल्चर है सारा मामलात, और मर्द डोमिनेट करता है और अपने टेस्ट वो बहुत हद तक कराते नहीं हैं। सारी बातें हो गई हैं, बहुत मुझे मैं कह रही हूं कि ये क्योंकि वो कॉल पे हैं, तो उनको उनसे पूछ लें तो इस सिचुएशन में आप क्या बताएंगे ये वाली। इनकी मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो सकती है, पहली बात तो ये इनका जवाब ये है कि जब एक ट्यूब भी ठीक हो तो इलाज हो सकता है। अच्छा, सोजिश वगैरह का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, और अगर कोई ज़ाहिर है कि प्रॉपर उनकी हिस्ट्री सामने आए तो फिर हम इसको इलाज भी बता सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर कोई एग रिलीज़ नहीं हो रहा उसका भी ट्रीटमेंट है, अगर कोई सोजिश है, बच्चेदानी में सोजिश है, कोई भी सिस्ट वगैरह, बिल्कुल PCOS के वगैरह मामलात होते हैं, ये बिल्कुल मेडिसिन के ज़रिए ठीक हो सकते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। और ये बहुत सारे लोगों में जो ओवल्यूशन का एक प्रोसेस होता है, वो भी डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो जो एक हर महीने औरत को एक एग रिलीज़ होना है और उसकी वजह से जो फर्टिलिटी का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी एक पूरे महीने में कुछ सेफ पीरियड्स होते हैं जहाँ पे, और एक ओवल्यूशन का पीरियड होता है, उस दौरान अगर वो मिलाप हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। उसके लिए अब टेस्ट भी अवेलेबल हैं, वो स्टिप भी मिल जाती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इससे ये जो आपने बल्कि बात छेड़ी दी है, मैं चाहूँगी इसका सवाल बना के जो है आपके सामने मैं पेश करूँ, आप इसका जवाब प्लीज़ दें, ठीक है? तो आप हमारे साथ रहिए, हम बात करें बे औलादी के ऊपर और आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आज हम बात करें बे औलादी के ऊपर, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ बैठे हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। मैं आपसे एक बड़ा ज़रूरी सवाल करना चाहूँगी, मियाँ और बीवी आपस में उनके मिलने का बेस्ट टाइम क्या है जिसमें बच्चा कंसीव हो सके? एक्चुअली कहते तो ये हैं ओवुलेशन डेज होते हैं स्पेसिफिक, ठीक है, और वो 14 डे, अगर किसी भी फीमेल का साइकिल 28 डे का है तो एग्जैक्टली 14 डे ओवुलेशन
कहते हैं कि अंडा रिलीज़ होता है तो वो यूनियन उसका सबसे बेस्ट टाइम है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा, आप ऐसा है ही नहीं? इतना स्ट्रेस ले लेते हैं तो कभी कभार ओवुलेशन ही नहीं हो पाती। तो इसीलिए मैं हमेशा, हम लोग ये एक वन डे नहीं कहते, हम कहते हैं या तो LH किट से, आप कुछ किट्स होती हैं उनसे पता चल जाता है कि ओवुलेशन हो चुकी है, तो उस टाइम में आप मिलें। अदरवाइज़ वेरी सिंपल 8 डेज से, अगर आपका नॉर्मल साइकिल है 8 डेज से 22 डेज तक आप रेगुलर इंटरकोर्स लाइक आफ्टर एवरी वन डे आप करें तो हाई चांसेस हैं दैट यू कैन गेट द प्रेगनेंसी, अगर आप दोनों ठीक हैं तो। अच्छा, इसमें आप इसमें क्या एक कहना बस चाहेंगे? इसमें सिर्फ ये है कि एक तो ये स्ट्रिप है, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से फ़ायदा लेना चाहिए। जी। जब वो पीक हाई आती है जिसमें होती है, जिसमें एग रिलीज़ हो रहा है, तो उन दिनों में अगर मिलाप हो तो चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जनरली ज़ाहिर है कि हर एक स्ट्रिप तक नहीं पहुँच पाता, तो उनके लिए ये है कि 12वां से, यानी पीरियड स्टार्ट होने से 12वें दिन से लेकर 18वें दिन तक, ये इन दिनों में अगर वो मिलाप हो तो उससे ज़्यादा चांस होते हैं। क्योंकि ये डॉक्टर साहब ये फरमा रही है ना कि बाज़ लोगों को ये जो साइकिल है पीरियड का, ये आगे पीछे होता है। Exactly. किसी का 27 दिन हो गया, हमेशा किसी का 28 ये days का डिप्रेशन नहीं की होता। वजह से भी उनमें साइकिल की डिस्टर्बेंस आती है। तो उसको अचीव करने के लिए भी बेस्ट वे तो आजकल ये है कि वो स्ट्रिप लें, वो चेक करते रहे, यूरिन टेस्ट होता है, और जब पीक आती है तो उस दिन वो करना चाहिए। बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा 12वें दिन से लेकर, पीरियड स्टार्ट होने के 12वें दिन से लेकर 18वें दिन तक, इन 5-6 दिनों में मिलाप हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा, चांस अब ये जो 5-6 दिन है, अब 5-6 दिन में एक दिन में कितनी बार मिलना है, ये भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि जब इसकी भी कोई समझ नहीं होती तो मुझे लगता है ये भी एक दिमागी खलल है कि बस उसके बाद फिर मिलते ही रहते हैं। एक्चुअली स्पर्म जो होते हैं वो 72 आवर्स तक रहते हैं, ठीक है। तो आप ऑल्टरनेट पे डेज पे भी अगर मिलते हैं तो इट्स ओके। अच्छा, 72 आवर्स के लिए लाइव रहती क्योंकि हैं। स्पर्म काउंट होना भी तो वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसमें उसकी Definitely. क्वालिटी। मैंने पहले कहा अगर दोनों की रिपोर्ट ठीक है तो ही नेचुरल कंसीव होने के चांसेस हैं। और 72 आवर्स वो लाइव रहेंगे। अगर वो एक दिन मिलते हैं, एक दिन छोड़ के दोबारा मिलेंगे तो स्पर्म कोई ना कोई, जब हमारा है कि जब एग रिलीज हो रहा हो तब स्पर्म वहाँ मौजूद हो। ठीक ठीक है। ये इसमें ना जो ओवा है उसकी लाइफ है 12 से 24 घंटे, और जो स्पर्म है वो बल्कि इंटरनल जो ट्रैक है उसके अंदर तो वो 5 दिन तक की लाइव रह सकता है। अच्छा। ठीक है, इसलिए ये जो बहुत ज़्यादा होता है ना लोगों में ये बार बार, तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए 24 घंटे के अंदर एक दफ़ा हो तो वो ठीक होता है मामला। अच्छा, जो ये वर्किंग लेडीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, जिम भी जा रही होती हैं या फिर कोई डाइट कर रही होती हैं किसी वजह से, तो उनको भी कहा जाता है कि भाई इसी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये एक्सरसाइज इतनी करती हैं जिम में जाके, तो फिर वर्किंग लेडी हैं, इतना काम कर रही होती हैं, स्ट्रेस में होती हैं, तो इस वजह से भी बच्चे। तो मुझे लगता है कि इस बारे में भी लोगों को बताना चाहिए कि ये स्ट्रेस होता है, अगर कोई और ये वाला नहीं, काम का स्ट्रेस होता है कि अगर कोई टीचर है, बैंकर है और काम कर रहे हैं, इतने बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, बैंक में इतने अकाउंट्स देख रहे हैं, तो उसके बाद ये वो वाला स्ट्रेस भी होता है कि जिसकी वजह से बच्चा ना पैदा हो सके। देखिए ये ना सारे स्ट्रेस मैटर करते हैं। देखिए आपका ये जो ख़ास तौर पर हमारा जो सेक्सुअल सारे मामलात हैं और इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, इसका अगर हम कंट्रोल सेंटर देखें तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। बहुत सारे हार्मोन हमारे बेसिकली, अगर मैं आम लफ्ज़ों में कहूँ तो दिमाग से ही निकलने हैं, जिन्होंने ऑर्डर करना है सारे मामलात के लिए, तभी तो रिलीज हो, ठीक है ना। तो आप अगर डिप्रेशन है और उसकी वजह से ये मामला आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। मेल्स में और फीमेल्स में हार्मोन एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी बेशी से मामलात हैं, और यही जो मेल हार्मोन है फीमेल्स में भी जब इसकी रेशो ज़्यादा होती है या पीसीओएस में, तो उसमें भी ये मामलात, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ये मामलात इधर ज़्यादा होना चाहिए, उधर कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इश्यूज बनते हैं और ये स्ट्रेस के अंदर इसकी डिस्टर्बेंस आती है। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, जो हमारी मेरी अपनी प्रैक्टिस 26-27 साल की हो गई है, हमने देखा है बच्चियों में अगर नाश्ता वक्त पे नहीं करती हैं तो ये बहुत आगे जाके चीज़ मैटर करती है। जिन बच्चों को हार्मोनल इश्यूज आते हैं, जो बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, अगर नाश्ता ठीक नहीं है तो उनके पीरियड्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनको फिर पीसीओएस वगैरह के मामलात हो जाते हैं। इसी तरह मेल्स में भी नींद प्रॉपर 6 से 8 घंटे और नाश्ता अच्छा करना, खुराक, ये 2 बातें
नींद का हमारे हार्मोन्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। बिल्कुल सही। और एक मैं मेलाटोनियम के बारे में बल्कि ब्रेक में हकीम बात साहब भी करी थी हाँ जी, कि वो बिल्कुल। बड़ी एक अच्छी दवाई है, वो लोगों को इस्तेमाल भी करनी चाहिए। और मुझे इन्होंने अभी बड़ी बात मैंने तो क्योंकि अमेरिका से मंगवाई थी, वो बड़ी ऑर्गेनिक सी दवाई है मेलाटोनियम, तो वो ये इन्होंने बताया कि बल्कि वो प्रेगनेंसी के लिए भी बड़ा सपोर्ट करती है, आपके स्पर्म्स के लिए, उसके काउंट्स के लिए बहुत सही है। तो हकीम साहब कम है 8 to 10 अगर आवर्स अगर आप नींद लेते हैं, क्योंकि मेलाटोनिन जो आपने केमिकल कहते हैं ना, उसका रोल देखा गया है। बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, यानी आप अच्छा सोते हैं तो आपकी एज भी एक तरह की एंटी एजिंग हो जाएगा। और उसके अलावा उसमें एग की क्वालिटी, उसे मैच्योर करना, एग रिलीज करना और यूनियन करना, स्पर्म सब और नींद पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब की बड़ी दोस्त हूं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप डॉक्टर साहब थोड़ी सी नींद पूरी कर लें, ब्रेक बहुत ज़रूरी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो मुझे क्योंकि लगता है जितने लोगों को हम सुला रहे हैं थोड़ी देर के लिए हमने भी सोना है। एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा मिलते हैं और हम आपको बताते हैं कौन कौन सी ग़िज़ाएँ जो आपको नहीं खानी चाहिए, जो आपको वाकई बांझ बना सकती हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे हैं बे औलादी के ऊपर और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ बैठे हैं। अच्छा, मुझे जल्दी से आप ये बता दीजिएगा कि साहब कि कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जो नहीं खा सकते जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि कुछ तो इस तरह की भी मिथ सुनने में आती है कि अंडे का छिलका अगर खा लिया तो फिर ये बांझ हो जाएगी, बच्चा पैदा नहीं होगा। इज़ दैट? नहीं, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। अंडे का छिलका तो कैल्शियम का सोर्स है, बहुत शानदार सोर्स है, और ये इसके अंदर से वो झिल्ली उतार के इसे खाना शुरू कर देंगे अंडा जी, हम बॉयल करते हैं तो उसका छिलका उतरता है ना, तो उसको उसके अंदर से झिल्ली उतार के पाउडर करके यूज करें तो ये कैल्शियम का सोर्स है, बड़ा अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट का सोर्स है, बहुत शानदार चीज है। खैर ये और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं खा सकते? वन लाइनर ये है कि जंक फूड नहीं खा सकते, नहीं खानी चाहिए, ओके ठीक है ना। और इसमें बहुत सारी जो अभी बेकरी की चीज़ें हैं, जिसमें अगर मैं नाम भी लूँ, सलांटी, चिप्स वगैरह, इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल नमकियात यूज़ किए जा रहे हैं वो आपके हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। रिफाइंड शुगर जो है कोल्ड ड्रिंक्स में, ये भी सब क्या एनवायरनमेंट का भी हाथ होता है डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली, एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा। आप ये देख लें कि हमारे परदादा नाना उन सबके इतने सारे बेबीज़ हो जाते थे, टीम बना लेते थे, अब क्यों नहीं होते हैं? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा मोबाइल, इसकी रेडिएशंस, लैपटॉप की रेडिएशंस। अच्छा, इसके अलावा आप देखते हैं जो हम ऑर्गेनिक फूड का आजकल कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑर्गेनिक आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल खाएं, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी हार्मोनल इफेक्ट रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का बाइस बन रहे हैं ये सब। इसके अलावा एक और आपने देखा होगा अक्सर हमारे प्लास्टिक्स पे अब लिखना शुरू हो गए हैं BPA फ्री, क्योंकि ये बिस्फेनॉल A जो होता है, ये केमिकल होता है। जब हम शॉपिंग प्लास्टिक की चीजें, ये पॉलीथीन के जो बैग हैं उसके अंदर ये होता है, उसमें क्या होता है, जब हम गरम खाना बाहर से होटल से मंगवाते हैं उसमें डलता है। अच्छा। तो वो खाना जो है वो उसमें जो प्लास्टिक के केमिकल हैं वो एंटर हो जाते हैं, और वो जब हम खाते हैं तो उसका भी एक एस्ट्रोजेनिक लाइक इफेक्ट है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स आती है। ये बैन हो चुका है हमारे यहाँ भी, बेकरी पे तो अब नहीं मिलता, मगर ये अभी भी यूज हो रहा है पाकिस्तान में। के जो बैग्स हैं और इसे इनकरेज किया जा रहा है, तो ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे इसके एक कैंसरस भी है और भी बहुत सारे इनफर्टिलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड में जाके हमें समझाया और हम समझ गए हैं। इंशाल्लाह ताला जो जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस जो आप लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है एक तो पहले जितने भी इनफर्टिलिटी डॉक्टर्स हैं, सेंटर्स हैं, वहाँ जाकर रुजू कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स जो है वो बताइए। दूसरी बात ये कि तावीज़ गंडे के ऊपर जो है रिलाई ना कीजिए, वहाँ जाकर आप अपने बच्चे का तावीज़ ना लीजिए, उधर से बच्चा नहीं मिलने वाला, बच्चा आपको मिलेगा। अगर कोई इशू है तो अपने टेस्ट कराइए, इनफर्टिलिटीज़ के सेंटर्स जो हैं वहाँ जाकर पता कीजिए। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पे IVF है और क्या था GPT, IUI, PGT, ठीक है, इस तरह के जो सेफ प्रोसेस है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और तरीके से इसका इलाज भी है। और मैंने आपको सब तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि किस एज में और किस एज के बाद किस तरह के प्रिकॉशंस और किस तरह के इंतज़ामात होंगे तो आपको बचा हो सकता है। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़, आपको मिलूँगी मैं कल।